नमस्कार। आज दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग दीक्षित। अगले आधे घंटे आज की अहम खबरें और उनका सटीक विश्लेषण, लेकिन सबसे पहले और सबसे अहम तरीके से बात प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा की और इस यात्रा के क्या कुछ मायने हैं, ये समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे दो वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने जी। बहुत बहुत स्वागत है उपासने सर आपका। कार्यक्रम हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक और वरिष्ठ पत्रकार अनिल बंसल जी। आप ब्यूरो प्रमुख हैं जनसत्ता समाचार पत्र के। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका भी कार्यक्रम में। और आज दिन भर में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा के दौरान अमेरिका पहुंच चुके हैं। मोदी के इस दौरे से काफ़ी उम्मीदें हैं, सिर्फ इसी अमेरिकी दौरे से नहीं बल्कि अफगानिस्तान, कतर, स्विट्जरलैंड और मैक्सिको से भी। और यहां पर अमेरिका में थिंक टैंक से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 साल में 4 बार अमेरिका की यात्रा कर चुके हैं। 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी और ओबामा के बीच 6 बार मुलाकातें हो चुकी हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। आज स्मारक पर जाकर गुमनाम सैनिकों को प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी। कोलंबिया अंतरिक्ष यान हादसे के मृतकों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी है। इन सब के बीच सुनीता विलियम्स से मुलाकात हुई। कल्पना चावला के परिवार से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई। चोरी से अमेरिका ले जाई गई जो भारतीय कलाकृतियां हैं उनकी वापसी को लेकर सहमति बनी है। $10 करोड़ की 200 दुर्लभ प्राचीन मूर्तियां हैं जो अमेरिका लौटाएगा। वॉशिंगटन में अमेरिकी सीनेट को संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अमेरिकी सीनेट को संबोधित करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी 5वें प्रधानमंत्री होंगे जो कल संबोधित करेंगे। इस यात्रा के क्या कुछ मायने हैं, इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया। क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जो लोग इस प्रकार के व्यापार में जुड़े हैं उनके लिए अरबों खरबों डॉलर का मसला हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये ऐतिहासिक विरासत जो हमें हमारे भव्य भूतकाल के साथ जोड़ती है, हमारी आस्थाओं के साथ जोड़ती है। तो बात कलाकृतियों की वापसी को लेकर हो रही थी। इन सब के बीच यहाँ पर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और वो किस तरीके की हैं, आइए देखते हैं। I normally don't comment on Prime Minister's visit or analyze it when he's representing the whole country abroad. After he returns, we will discuss it. I wish him well on his visit to the United States. My only feeling is that going to the United States at this time, in the last few months of the Obama presidency, it's called the lame duck presidency, does not achieve too much. You see, basically this visit, as described by the India's foreign ministry, is a consolidation visit. So idea is to consolidate our ties, further with the United States, which is the only superpower in the world, and therefore it becomes very important. And his address to Congress, will help him develop his ties with the U.S. congressional leaders, like both Senate and House of Representatives. He would be meeting them, Prime Minister Modi's visit to the United States and his meeting with President Obama is an important event for 2 reasons. One is this perhaps will be the last meeting between Prime Minister Modi and President Obama at the summit level in a bilateral way, though this is a working visit, because very soon President Obama would be leaving the White House. In a way, it allows Prime Minister Modi to consolidate many of the initiatives and many of the partnership projects that India and the United States had. तो इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण ये यात्रा, खासकर तब जबकि बराक ओबामा की राष्ट्रपति के तौर पर ये आखिरी मुलाकात हो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जगदीश सर, आप किस तरीके से देखते हैं इस यात्रा को, खासकर अमेरिकी यात्रा को? देखिए, वो ठीक कह रहे हैं, कमर आगा साहब भी ठीक कह रहे हैं कि ये कंसोलिडेट करने की बात है। और 7वीं बार वो मिलेंगे ओबामा से, 4थी विजिट है ये आपने बताया ही जी। लेकिन जो 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण होने वाली है, माने संभव है कि ये हों। जैसे एक तो जो परमाणु करार हुआ
जो हमारा जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री 2005 थे, से शुरू हुआ, 2005 2008 से में मोहर लगी। मोहर लगी है, 1, 2, लेकिन 3 अभी वो सिर्फ कागज पर है, उसके कमर्शियल यूज पर कोई बात नहीं हुई है। ठीक है। उसमें जो न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने वाली एक अमेरिकी कंपनी है, उसके साथ में हमारा न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन की बातचीत लगभग फाइनल स्टेज पर है। वो इस समय उस पर दस्तखत हो सकते हैं। तो जो करार उस पिछली सरकार के समय शुरू लगभग हुआ, 11 साल हो गए 11 साल हो गए, और जिसका बहुत महत्व है भारत की ऊर्जा जरूरतों के हिसाब से, वो पूरा हो सकता है। ठीक है। फिर जो एक बड़ा कंसर्न है जो भारत का, क्योंकि इन परमाणु संयंत्रों के लिए परमाणु सामग्री चाहिए है, न्यूक्लियर सामग्री चाहिए है, और उसके लिए भारत को एनएसजी का सदस्य होना जरूरी है। तो भारत उसकी कोशिश कर रहा है। इस प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा है उन्हीं देशों पर केंद्रित है जो एनएसजी में जिनका रोल है, जिनकी भूमिका है। अमेरिका उसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है, खासतौर पे चीन को, आयरलैंड को, न्यूजीलैंड को मनाने में। ये देश जो अभी थोड़े से नानुकुर कर रहे हैं भारत की सदस्यता को लेकर, चीन खास तौर पे, उसकी अलग कहानी है। लेकिन फिर एक मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है जिसमें लगभग आज उसकी आखिरी सीमा थी, सोमवार तक जो सदस्य देश हैं 36 देश हैं, अगर उनमें से किसी ने आपत्ति नहीं की तो भारत की एंट्री उसमें तय थी। और ओबामा से मिलने जाने से पहले यह खबर आ गई थी कि भारत की उसमें एंट्री हो गई। उसका क्या कुछ मतलब होगा? मिसाइल टेक्नोलॉजी रिजीम जो है, कंट्रोल रिजीम जो है, उसमें भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी, जो उन्नत मिसाइल टेक्नोलॉजी है, वो लेने और देने में भारत रोल अदा कर सकता है। तकनीक के स्तर पर भारत ने भी एक बड़ी मिसाइल ब्रह्मोस जैसे है, ब्रह्मोस बेच सकते हैं हम बाहर जाकर। फिर जो ड्रोन अमेरिका बना रहा है, खासतौर पे प्रेडेटर ड्रोन जो है, जो कि जहां पर सैनिक फौजी विमान भेजने की जरूरत नहीं है, प्रेडेटर ड्रोन भेजकर जो तालिबान के साथ वो कर रहे हैं, तो उस तरह के ड्रोन की टेक्नोलॉजी ले सकता है भारत, वो ड्रोन ले सकता है। फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी में जो भारत ने अब तक किया है, तो भारत के इतिहास में ये पहला मौका होगा अगर आज उसमें शामिल होने की औपचारिक घोषणा होने के बाद ये पता लगेगा कि वो डिफेंस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट, निर्यात कर सकेगा उसका। ये पहली बार होगा। और क्या हम उस स्थिति में हैं कि हम टेक्नोलॉजी को निर्यात कर सकें? निश्चित रूप से मिसाइल टेक्नोलॉजी को निर्यात करने की हम बिल्कुल स्थिति में हैं। ब्रह्मोस उसका बहुत बढ़िया उदाहरण है। हालांकि वो रूस के साथ डेवलप हुआ है, लेकिन दोनों का करार ऐसा ही है कि हम उसको निर्यात कर सकते हैं। ठीक है। फिर हम उन्नत टेक्नोलॉजी ले पाएंगे। ये दो तो बहुत महत्वपूर्ण। अनिल सर, आप किस तरीके से देखते हैं अमेरिका की इस यात्रा को? सर देखिए, जो संकेत जिस तरह के मिल रहे हैं उसमें तो अभी उपासनी जी ने कहा, और वो बिल्कुल सही बात है कि भले ओबामा जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा हो, लेकिन फिर भी जो एफर्ट्स हुए हैं, ये कोई पहले मतलब 7वें दौर की खाली बातचीत हम नहीं मान सकते। 2 साल में एक तरफ तो अमेरिका मोदी जी को वीजा नहीं दे रहा था, और एक तरफ कितना वेलकम और क्या किस तरह से नरेंद्र मोदी को लिया जा रहा है, ये भारत के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे राजनीतिक नेतृत्व के लिए भी एक कम महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की आज अमेरिका में एक तरह से बहुत मान प्रतिष्ठा है, देश की प्रतिष्ठा है, और देश के हित में जो समझौते हैं, जो भी संभव हो सकते हैं, प्रधानमंत्री उनके लिए पूरे इनिशिएटिव ले रहे हैं। ठीक है, आपने शुरुआत में कहा कि जो अमेरिका वीजा नहीं दे रहा था वो मौजूदा दौर में प्रतीकात्मक तौर पर ही उसको देखते हैं, क्योंकि व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री प्रवेश कर चुके हैं आपसे कुछ देर पहले। हाँ, नहीं, देखिए आप, क्योंकि भारत एक शक्ति भी है और प्रधानमंत्री के पास जो क्षमता है, एक तो प्रधानमंत्री को जो देश का जितना सबल समर्थन मिला है, कोई भी विश्व में उसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि ये जन भावनाओं के प्रतिनिधि हैं, पूरा देश इनके साथ है, व्यापक जनमत के साथ आए हैं, लचर पचर प्रधानमंत्री नहीं है, मजबूत एक राजनीतिक नेतृत्व भारत के पास है, क्षमताएं हमारे पास हैं, और विजन है हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास। तो इसको अमेरिका ने एहसास किया है, महसूस किया है और माना है, और ये प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धि है। क्योंकि जब आप सक्षम आदमी को आप लंबे समय तक इग्नोर नहीं कर सकते। उस समय की परिस्थितियां भिन्न थी, वो उनके क्षमताओं से, व्यक्तित्व से और उनके राजनीतिक समर्थन से वो अवगत नहीं थे, वो परिस्थिति अलग थी। आज जो प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व और कद है वो बहुत बड़ा है, और मुझे लगता है अमेरिका उसकी अनदेखी कर भी नहीं सकता। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच जो बात उपासने सर ने कही वो यही है जो इस पूरी यात्रा के दौरान सुर्खियों में रहा है, और वो मामला परमाणु सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता से जुड़ा है, एनएसजी से लेकर जुड़ा है, और उसको लेकर सहमति बनी भी है। एनएसजी होता क्या है ये भी समझना जरूरी है, जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है स्विट्जरलैंड से ही। दरअसल में
एनएसजी 48 देशों का एक संगठन है जिसको लेकर भारत ने अपनी दावेदारी आगे बढ़ाई है, जो दुनिया के परमाणु कारोबार को एक तरीके से नियंत्रित करता है, उसकी निगरानी करता है। भारत ने एनएसजी में सदस्यता के लिए आवेदन दिया है। भारत चाहता है कि वो उसका सदस्य बने। इसी महीने इसको लेकर वोटिंग भी होनी है कि भारत की स्थिति किस तरीके की रहे एनएसजी में। सियोल में एनएसजी की सदस्यता को लेकर ये वोटिंग होनी है और उससे पहले स्विट्जरलैंड की सहमति है। अमेरिका में इस तरीके की उम्मीद बन रही है और एनएसजी का जो मकसद है वो परमाणु प्रसार को लेकर आगे बढ़ना है। परमाणु हथियारों का प्रसार न होने की आश्वस्ति के बाद ही आपूर्ति का प्रावधान होता है और इसके लिए जो सभी 48 देश हैं उनका समर्थन भारत को जुटाना होगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। 2008 से भारत को परमाणु कारोबार की छूट मिली है। जब से 1, 2, 3 समझौते पर हम आगे बढ़े हैं, प्रसार संधि पर हस्ताक्षर के बगैर भारत को कारोबार की छूट थी। ये कहीं हम अलग थे बाकी देशों के मुकाबले और एनएसजी में एंट्री पर हमको उन्नत परमाणु तकनीक मिल सकेगी और कानूनी रूप से भारत परमाणु हथियार संपन्न मुल्क बन सकेगा। इस सब के बीच चीन की अपनी दलील है, वो नहीं चाहता कि इस प्रक्रिया में भारत आगे बढ़े। चीन के साथ साथ कुछ और देश हैं जो भारत की इस एंट्री के खिलाफ हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड ने अब से कुछ समय पहले प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बाद भरोसा दिलाया समर्थन के लिए। एनएसजी को समझने की कोशिश जानकारों से भी करेंगे, लेकिन प्रतिक्रियाएं किस तरीके की आई हैं, खासकर एनएसजी को लेकर बनती सहमति को से जुड़ी, वो एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये जो स्विट्जरलैंड ने एक तरह से हमारी तस्दीक की, हमारी पोजीशन की, ये बहुत एक सुखद संकेत है। हम जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, थैंक यू वेरी मच। लेकिन हमको लगता है कि इसको हमको अतिरेक में, अति उत्साह में नहीं जाना चाहिए। अभी एक लंबी यात्रा है, हमें कई और मुल्कों को तैयार करना होगा, अपना पक्ष रखना होगा, ये बताना होगा कि हमारी मौजूदगी से किस प्रकार वैश्विक आयाम में परिवर्तन होगा। मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि हिंदुस्तान को बहुत बड़े पैमाने पर हमारी सदस्यता को जो अपोज कर रहे थे उसमें अमेरिका था, खास करके अमेरिका के लॉ मेकर्स और अमेरिका का मीडिया। कल भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है जिसमें साफ तौर पे कहा है कि हिंदुस्तान को इसकी सदस्यता नहीं देनी चाहिए। इसी प्रकार मैक्सिको और स्विट्ज़रलैंड बहुत बड़े ओपोनेंट्स रह चुके हैं और कुछ और देश थे जैसे ऑस्ट्रिया है, आयरलैंड है, न्यूजीलैंड है, उन सब को सॉफ्टन अप कर लिया गया था, उन सब का से समझौता हो चुका था। लेकिन अभी भी अड़चन थी स्विट्ज़रलैंड से, मैक्सिको और अमेरिका से, और इसी को निगाह में रखते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया कि वो स्विट्ज़रलैंड के प्रेसिडेंट से एट द लेवल ऑफ द हेड्स बातचीत करेंगे, उनसे सपोर्ट मांगने के लिए, और उनका ये घोषणा कि हम हिंदुस्तान की हर प्रकार से मदद करेंगे, बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है इस गवर्नमेंट के लिए और ख़ास करके मोदी जी के लिए। तो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर एनएसजी को देखा जाए। उपास्थित, अगर आप दर्शकों को समझा सकें सर, जो समझ पाए वो समझ पाए, लेकिन फिर भी सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में एनएसजी का मतलब क्या? ये हम एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभर जाएंगे, बस इतना भर? ये न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है ये जी। एनएसजी का फुल फॉर्म ये है। जो देश परमाणु सामग्री का उत्पादन करते हैं, न्यूक्लियर सामग्री बनाते हैं, जिनके यहाँ इसकी खाने हैं, वो देश हैं इसके सदस्य। और 48 देशों में ऑस्ट्रिया जैसा छोटा देश भी है, आयरलैंड जैसा छोटा देश भी, जहाँ परमाणु सामग्री उत्खनन होती है, तो ये सारे देश उसके सदस्य बने हैं। फ्रांस इसका फाउंडिंग मेंबर माना जाता है। तो इन देशों ने एक तरह से, और इसमें जो भी देश शामिल हैं वो एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि पर इनमें दस्तखत किया हुआ है कि उसमें से कुछ देश जो फाउंडर मेंबर है उनको ये छूट है कि वो एनपीटी पर साइन करें या न करें जी। तो ये इसलिए व्यवस्था बनाई है इन देशों ने, खासतौर पर ये 5 बड़ी महाशक्तियों ने ये व्यवस्था बनाई थी कि ताकि परमाणु हथियारों का और प्रसार न हो, और ख़ासतौर पे उन देशों में परमाणु हथियार न बने, चाहे वो वैध रूप से या अवैध रूप से, जिनको रोग स्टेट माना जाता है, यानी जो बहुत जैसे उत्तर कोरिया, लेकिन वहाँ तो बन गए, वहाँ उन्होंने चोरी से बनाया। तो पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी के बारे में भी ऐसे ही कहते हैं कि उन्होंने नॉर्थ कोरिया से ली। तो इसके लिए यह संधि बनाई गई, लेकिन इसके बावजूद वो रुका नहीं है। परमाणु अप्रसार संधि और एनएसजी के केवल 48 देशों तक सीमित, वो 48 देशों तक सीमित नहीं है। ये टेक्नोलॉजी भी उन देशों में पहुंच सकती है जो देश इसको अपनाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, क्लैंडस्टाइन या वैध तरीके से। भारत चाहता है कि जो उसकी परमाणु ऊर्जा की ज़रूरतें हैं, जो क्लीन एनर्जी की बात मोदी जब से आए हैं प्रधानमंत्री के तौर पर वो कर रहे हैं, उसमें परमाणु ऊर्जा भी क्लीन ऊर्जा
मानी जाती है और बड़ा जोर है। हालांकि उसके कुछ दुर्घटनाएं दूसरे देशों में हुई हैं, लेकिन अगर सुरक्षा अपनाई जाए, पर्याप्त सुरक्षा का इंतजाम किया जाए, उसके लिए परमाणु ईंधन चाहिए। अब परमाणु रिएक्टर भारत के जितने अभी हैं वो 40% क्षमता पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको उन्नत परमाणु सामग्री नहीं मिलती। बिल्कुल क्यों नहीं मिलती? आप एनएसजी के मेंबर नहीं है। आप एनएसजी के मेंबर जैसे ही बनते हैं आपको उन्नत परमाणु सामग्री मिलती है। जो रिएक्टर अभी बनने हैं, जो भारत अमेरिकी परमाणु करार के तहत आंध्र प्रदेश में 6 रिएक्टर अभी बनने, और भी तमिलनाडु में बनने, तो इन रिएक्टरों को परमाणु सामग्री कहां से आएगी? अगर एनएसजी का सदस्य बनता है भारत, तो ये सामग्री उसको निश्चित मिलेगी। और भारत ने अपने व्यवहार से, माने भारत जब से स्वतंत्र हुआ है, परमाणु परीक्षणों के बावजूद बहुत गंभीरता का और बहुत सुलझे हुए देश होने का परिचय दिया है। भारत ने दूसरे रोक स्टेट्स की तरह व्यवहार नहीं किया, और भारत के परमाणु सामग्री, परमाणु हथियार जो भी होंगे कहीं, ठीक है, वो सुरक्षित हाथों में है। ये हमने दिखाया है, ये दुनिया मानती है इसको, तभी अमेरिका राजी हुआ, वरना अमेरिका ही सबसे बड़ा विरोधी था, जैसे वो ठीक कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चीन जो आपत्ति कर रहा है, और उसकी एनर्जी की खूबी यह है कि हर देश को सहमति जतानी पड़ेगी, तभी कोई नया मेंबर 48 के 48 अगर एक भी देश ने मना कर दिया तो मेंबरशिप नहीं मिल सकती। ठीक है। तो अनिल जी, आपके हिसाब से सर, ये जो एनएसजी की भी बात लगातार हो रही है, स्विट्जरलैंड से हुई है, अमेरिका में भी हो रही है, मैक्सिको में भी होगी, एनएसजी कितना महत्वपूर्ण आपके हिसाब से? देखिए, अभी जो उपासनी जी ने बताया, महत्वपूर्ण तो सारा ही हो गया। अगर हमारे रिएक्टर हैं, हम मानते हैं कि जो कोयला है उसके सीमित भंडार हैं, किसी भी तरीके से हम पन बिजली है उसकी भी हमारी सीमाएं हैं, तो जो परमाणु ऊर्जा है वही सबसे सस्ता भी है और सुरक्षित भी है। तो उसकी रिएक्टर के लिए सामग्री नहीं है तो हम कैसे चलाएंगे? तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें एनएसजी की सदस्यता मिले। ये देश के हित में भी है और जो बाकी देश है दुनिया के, उनके हित में भी है। पर मुख्य बात जो अभी उपासनी जी ने कहा, अभी हमको लंबा सफर तय करना है, और चीन को जब एक माहौल बनेगा तो मुझे लगता है चीन भी वैश्विक जनमत की अनदेखी कब तक करेगा, क्योंकि पहले ज्यादा विरोधी थे, अब विरोधी घटेंगे, कम एकाध लोग होंगे, तो उनको भी अंततः मुझे लगता है फॉर्मूला होता है सर कि जो व्यापार है वो सारे विरोध को कम कर देता है, वो चीन के साथ भी लागू होती है बात? क्योंकि चीन का भारत एक बड़ा बाजार है, आप देख रहे हैं। चीन को अंततः सोचना पड़ेगा, चीन अगर आर्थिक शक्ति के तौर पर न हो तो चीन की स्थिति क्या बने। आज सारी दुनिया का जो व्यापार है, कारखाने वहां जाके हमारे उद्यमी भी लगा रहे हैं, दूसरे लोग भी लगा रहे हैं, तो चीन को ये समझना ही पड़ेगा कि ये जो सबका विरोध करने की, आपने पड़ोसियों का इस तरह से विरोध करने की नीति है, ये दो तरफा नहीं चल सकता। हम कारोबार भी करेंगे, आर्थिक रिश्ते रखेंगे, और जहां देश की उन्नति का सवाल आएगा, सामरिक स्थिति का सवाल आएगा, ऊर्जा जरूरतों का सवाल आएगा, तो विरोध करेंगे। तो मुझे लगता है समय के साथ साथ परिवर्तन आएगा, और बिना प्रयास किए आप कैसे माहौल तैयार करेंगे? आज अगर अमेरिका साथ आया, स्विट्जरलैंड साथ आया, जो अभी उपासनी जी ने भी कहा और हमारे विशेषज्ञ भी कह रहे थे कि जो विरोध करते थे उनमें काफी लोग धीरे धीरे साथ आए, उन देशों ने। और ऑस्ट्रेलिया भी उनमें एक रहा, ऑस्ट्रेलिया भी है छोटा देश। तो भारत एक बड़ी शक्ति है, और कब तक आप उसकी अनदेखी करेंगे? नहीं कर सकते। और हमारी सूझबूझ और समझदारी, कितनी बार हम पर हमले हुए, आतंकवादी हमले हुए, हमारे पड़ोसी देश से हमको समस्याएं हैं, लेकिन कभी हमने अपने परमाणु जो शक्ति है उसका उपयोग नहीं किया। दुरुपयोग तो दूर की चीज है, और हम आतंकवाद की इस चपेट में सहते रहे हैं। कुछ और चीजें उपासने सर जो इस यात्रा के दौरान, खासकर अमेरिकी दौरे के दौरान हुई हैं, उसमें वो जो भारतीय कलाकृति हैं उनकी वापसी को लेकर सहमति बनना, और उसकी जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है, हालांकि वो संस्कृति से भी जुड़ा एक पहलू है। इस फैसले को या इस सहमति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो एक पहले से ही प्रोसेस चल रहा था। यूएस के अटॉर्नी जो है वो उपस्थित थे उसमें, जो उसकी कीमत बता रहे हैं लोग 650 करोड़ रुपया है, वो ठीक है, लेकिन जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लिए अनमोल है, ठीक बात है, ये हमारा इतिहास और हमारी धरोहर से जुड़ी चीज बनी जुड़ी चीजें हैं। दूसरे देशों ने भी, ये प्रधानमंत्री मोदी के सत्तासीन होने के बाद ही ऐसा हुआ है कि कई यूरोपियन देशों ने और भारत से चोरी करके वहां बेची हुई मूर्तियां वापस की हैं। अनेक देशों में चल रही है ये प्रक्रिया। लेकिन मोदी की ये जो यात्रा है अमेरिका की, ये इसमें एक और चीज़ है, जो पेरिस का जो समझौता है, जो जलवायु परिवर्तन पर, क्लाइमेट
एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, जिसमें भारत ने साइन नहीं किए, 200 देशों के साइन है, भारत की कुछ आपत्तियां थी। बिल्कुल ओबामा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओबामा अब जाने वाले हैं और उनका कार्यकाल पूरा उपलब्धि के तौर पर होगा। तो एक उपलब्धि वो छोड़ना चाहते हैं कि पेरिस का समझौता बहुत महत्वपूर्ण है, और पेरिस में ही जो सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश है, मोदी जी ने उसका एक बड़ा भारी अलायंस वहां घोषित किया है। ठीक बात। तो क्लीन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का बड़ी भूमिका निभाने वाला है भारत। तो मुझे लगता है वो क्लाइमेट एग्रीमेंट भी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। ठीक है। इसके अलावा एक कुल मिला के एनर्जी पे कहीं ज्यादा फोकस है, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी हो, चाहे वो बाजार को आप इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए अमेरिका भारत का जो है वो सबसे बड़ा, मतलब हम भारत अमेरिका का बाजार भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार। ठीक बात। आज भारत से सबसे बड़ा निर्यात, सबसे अधिक निर्यात अमेरिका को होता है। बिल्कुल। अमेरिका सबसे बड़ा पूंजी निवेश करने वाला देश है भारत में। ठीक है। तो भारत के लिए अमेरिका का महत्व है, बाजार और एनर्जी की जरूरत है। भारत जैसे देश में 10,000 के आसपास गांव है जहां भी बिजली नहीं पहुंची है। निश्चित रूप से। तो दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए इतनी घनिष्ठता आपको दिखाई दे रही है। और पिछली बातें, 2 साल पहले की बातें भूलकर, और देशों के संबंध ऐसा ही बनते हैं, वो व्यक्तियों से प्रभावित नहीं होते हैं। मोदी जी के साथ 2 साल पहले अमेरिका ने क्या किया, ये मोदी जी को भी याद नहीं है, और ना अमेरिका उसको याद रखना चाहता है। दोनों देशों के लिए अच्छी बात है। मुझे लगता है कि जो कंसोलिडेट करने वाली बात शुरू में उन्होंने कमर आगा साहब ने कही, बिल्कुल ठीक बात है। मोदी ने बिल्कुल राइट टाइम चुना है अपनी यात्रा के लिए, अमेरिका की और उन देशों की यात्रा के लिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे आपने सुना हो पवन वर्मा को, वो कह रहे थे कि देखिए ये ओबामा की राष्ट्रपति के तौर पर आखिरी मुलाकात है, राष्ट्रपति के तौर पर बहुत ज्यादा शक्तियां नहीं बचती हैं ओबामा के पास, मुलाकात प्रतीकात्मक है, औपचारिकता भर है। नहीं, अभी ऐसा नहीं है। नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। 20 जनवरी को नया अमेरिकी राष्ट्रपति शपथ लेगा। जिस दिन चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी, जैसे अपने यहाँ होता है, चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है, अभी ओबामा फुल फ्लेज प्रेसिडेंट, वो लेमडक वाली स्थिति, बिल्कुल लेमडक वाली स्थिति नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। नवंबर में जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, सितंबर के अंत में, तब जाकर यह स्थिति होगी कि ओबामा प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा, और उस समय जो भी निर्णय प्रशासन करेगा, वो निर्णय जो है लंबे दीर्घकालीन अगर उसके परिणामों वाले निर्णय होंगे, तो वो निर्णय नए प्रशासन के लिए छोड़ दिए जाएंगे। ऐसा ही होता है। तो इस समय बिल्कुल राइट टाइम है, और मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल सही निर्णय किया, क्योंकि एनर्जी, हालांकि वो न्योता तो बराक ओबामा की तरफ से निश्चित रूप से, और एनर्जी की सियोल की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। तो 2 बड़े अप्रसार समूहों में भारत की एंट्री, अब मिसाइल टेक्नोलॉजी और कंट्रोल रिजिम में आप चले गए, अब आप एनर्जी में चले जाते हैं, तो हम एक महाशक्ति के तौर पर उभरने वाले वैश्विक ताकत के तौर पर, हम सिर्फ बाजार नहीं है, हम एक ताकत भी है, ताकतवर देश है। ये साबित होता है। बिल्कुल, अवसर भी है। जो पहलू सर बता रहे हैं उपासनी सर, खासकर ये कि ओबामा की भूमिका अभी किस तरीके की रहने वाली है, तो उसको नजरअंदाज ना किया जाए, अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, खुद एक तो ओबामा जी के निमंत्रण पर मोदी गए हैं, और दूसरे जो उपासनी जी ने कहा, नवंबर तो बहुत, अभी जून का महीना है, तो 4-5 महीने का समय कोई कम नहीं होता। ठीक बात। इसमें तो मतलब 1 महीने का समय भी कम नहीं होता। तो ओबामा के पास शक्ति भी है, और जो मुख्य बात उपासनी जी ने कहा, बाजार ही नहीं, हम शक्ति भी। देखिए, हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी, भारत एक वैश्विक शक्ति बनकर उभरा है, और इसको सारी दुनिया मानती है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमने कितना उन्नत काम किया, चाहे मिसाइल टेक्नोलॉजी है, तो भारत की तुलना हम बड़े जो आर्थिक स्थिति है, माने जो हमारी संपन्नता है या दौलत है, उसकी कसौटी पर भले हम उन बड़े देशों की अभी टक्कर न दे पा रहे हों, लेकिन जो हमारी विकास दर है, जो हमारे युवा शक्ति है, जो हमारी इच्छा शक्ति है, और जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है, वो सभी कसौटियों पर भारत मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में 20-30 सालों में विश्व की महाशक्ति बनकर रहेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर, वहां पर थिंक टैंक के सदस्यों से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। थिंक टैंक की भूमिका अमेरिका में किस तरीके की होती है? वो कुछ ऐसे ही जैसे हम भारत में थिंक टैंक मानकर चलते हैं लोगों को, वही या कुछ और? काफी भारत के थिंक टैंक और अमेरिका के थिंक टैंक में बड़ा अंतर है। वो ऐसा ही है जैसे कि इस्पात और टिन में। तो ठीक है। तो अमेरिका के थिंक टैंक बहुत प्रभावी हैं, और उसमें कई सत्ता में, नीतियों में, विपक्ष में भी उनकी बड़ी, समाज में भी उनकी बड़ी से है। जो थिंक टैंक से जो चीजें निकलती हैं, वहाँ जो इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ होते हैं, अलग अलग विषयों पर केंद्रित थिंक टैंक भी है। तो इन थिंक टैंक का बड़ा रोल सिर्फ
प्रशासन के लिए ही नीतियों के फॉर्मेशन में नहीं है, बल्कि अभिमत, जनता का अभिमत बनाने में भी है। लॉबिस्ट और थिंक टैंक अमेरिका के, मतलब आप समझिए कि उसकी ताकत और उसके विकास के रीढ़ की तरह काम और करते हैं। थिंक टैंक भारत को किस तरीके से देखते हैं, कुछ नजरिया उनका जो समझ पाते हो आप लोग? भारत के प्रति हाल के, माने मोदी जी जब से आए हैं, जब से परमाणु करार की प्रक्रिया शुरू हुई, तभी से कुछ थिंक टैंक ने जो भारत विरोधी माने जाते थे अपना रवैया बदलना शुरू किया था भारत के लिए। लेकिन जब से मोदी आए हैं तब से ये इसमें बड़ी तेजी आई है, और वो थिंक टैंक भी भारत के प्रति सकारात्मक और रुख अपना रहे हैं, जो आमतौर पे भारत के प्रति बड़ा माने नकारात्मक या भारत की गिनती ही नहीं करते। और उसके पीछे कारण यही उभरता बाजार, उभरती शक्ति, उसके पीछे एक सशक्त नेतृत्व किसी भी देश का सबसे बड़ी ताकत होता है दूसरे देशों के संबंधों में। और मोदी एक सशक्त नेता के रूप में उभरे हैं, और भले ही यहाँ विपक्ष उनकी विदेश दौरों के लिए आलोचना करता हो, वो जरूरी है सर, लोकतंत्र में थोड़ी आलोचना। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर आपको मौजूदगी दिखानी है तो आपका नेता मजबूत इरादों वाला और दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। ये मोदी ने साबित किया है। सर आप इस बात जी आप पूरी कर लो। और इसलिए मुझे लगता है कि ये थिंक टैंक जो बदले हैं, और आज भी, जब पिछली बार भी मोदी गए थे तो थिंक टैंक के बहुत सारे लोगों से वो मिले, कुछ थिंक टैंक से विशेष तौर पर मिले। तो मैं समझता हूँ कि इस बार भी थिंक टैंक का रोल है। अगर ये रोल नहीं होता तो आप कांग्रेस में मोदी जी का संबोधन कल अभी रात को होना है, अपने हिसाब से कल होना है, तो इसमें थिंक टैंक का रोल होता है। ये सब चीजें थिंक टैंक तय करते हैं। ये जो विचारक है वहाँ के, वो तय करते हैं। ये जब अपनी सहमति देते हैं तब प्रशासन भी उस पर रजामंदी दिखाता है। ठीक है अनिल सर, थिंक टैंक की भूमिका आप किस तरीके से देखते हैं और कितनी प्रभावी इस सोच में बदलाव की जो पूरी प्रक्रिया है? जो भूमिका अमेरिका में वो तो महत्वपूर्ण है ही, प्रभावी है, पर जो मुख्य बात अभी मोदी जी के बारे में भी बदलाव आया, नजरिए में बदलाव आया, जो सशक्त नेतृत्व की बात अभी उपासनी जी कर रहे थे। मुख्य बात यही है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं सत्ता में देश की, तब से सारा विश्व का नजरिया इसलिए बदला कि उनके पास अधिकार है, नैतिक बल, राजनीतिक बल, उनके अपना जैसे ईमानदार छवि, तो उनको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है कि रिमोट कंट्रोल से वो नहीं चलते हैं कि प्रधानमंत्री कोई और उसको चलाता कोई और है, या 40 दल उसकी टांग खींचते हैं, या वो जो कमिट कर रहे हैं उसको कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। उनकी देशभक्ति, तो इसको अमेरिका में बैठा थिंक टैंक भी समझता है, क्यों नहीं समझता? उसको अपने तरीके से परिभाषित करता है। मोदी हैं, इतने सबल नेतृत्व के साथ आए हैं, उन पर कोई दाग नहीं है, वो देश के बारे में सोचते हैं, उनको कितना, वो सब लोग दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री को कितना सरोकार है, वो कोई थके मांदे समय पास करने वाले प्रधानमंत्री नहीं है, वो ऊर्जावान प्रधानमंत्री हैं, और देश को सचमुच में आगे ले जाने की उनमें क्षमता भी है, मादा भी है, वो कर भी रहे हैं। तो जब ये सब देखते हैं तो क्यों नहीं आप उनके साथ आगे हाथ बढ़ा के मिलाएंगे? वो अगर कमिट करके आएंगे कुछ, तो उसको वो करते हैं। ठीक है, आप किसी देश में जाके कोई कमिटमेंट कराएं और अपने देश में आपकी लचर स्थिति हो जाए तो लोगों की, आपकी साख क्या बचेगी? ठीक है सर, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन आज दिन भर में तो बस इतना ही। लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात जारी है। कहीं कहीं खबरें आ रही हैं कि मुलाकात खत्म होने वाली है, अब से कुछ देर में जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो सामने आएगा। थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद इस यात्रा के मायनों को, और न सिर्फ अमेरिका की यात्रा के, इससे पहले जिन देशों में हाल ही में प्रधानमंत्री ने यात्रा की है वो स्विट्जरलैंड है, कतर है, अफगानिस्तान है और इसके बाद मैक्सिको है। इन देशों की यात्रा के क्या कुछ मतलब हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। एक और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं विशेष प्रस्तुति जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ मुलाकात की। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और खास मेहमान। हमारे साथ हैं पूर्व राजनयिक सुरेंद्र कुमार जी। आप फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, संस्थापक हैं भारत अमेरिकी मैत्री संघ के। बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र सर आपका भी कार्यक्रम में। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो पूरा दौरा रहा है 5 देशों का, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आंकड़ों के हिसाब से 4 जून से 9 जून तक की ये विदेश यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 6 दिन में 5 देशों का तूफानी दौरा हो रहा है। तूफानी कैसे, थोड़ा ये भी आंकड़ों के हिसाब से समझिएगा। 140 घंटे में 33,000 किलोमीटर का सफर
कुल तय कर रहे हैं प्रधानमंत्री। 4 महादेश, कुल 5 देश के में 45 बैठकें हैं अलग अलग जिनमें शिरकत करेंगे, और कुछ देश ऐसे भी हैं जहां कहा जा रहा है कि सिर्फ 4 घंटे के आसपास ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुके हैं इस यात्रा के दौरान। 6 महीने के भीतर भीतर अफगानिस्तान दूसरी बार पहुंचे हैं, जिसका काफी कुछ मतलब है। अफगानिस्तान में एक बांध है, उसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने। भारत सरकार के द्वारा ही ये जो बांध है इसका निर्माण हुआ अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में। 75,000 हेक्टेयर ज़मीन को पानी मिलेगा इस बांध के निर्माण के बाद उस पूरे क्षेत्र में। अफगानिस्तान के बाद प्रधानमंत्री ने कतर का दौरा किया। कतर में द्विपक्षीय सहयोग के साथ समझौते हुए जिस पर हस्ताक्षर किए, सहमति बनी। देश में LNG का 60% आपूर्ति अकेला कतर मुल्क के तौर पर करता है। बाद में 23 भारतीय बंदी रिहा किए कतर ने, इस तरीके की खबर आई जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने ही की। 2 वर्षों में 4 अहम खाड़ी देशों का दौरा प्रधानमंत्री कर चुके हैं। खाड़ी में रह रहे 80 लाख भारतीयों की सुरक्षा एक बड़ी वजह है, एक बड़ा एजेंडा भी रहा है। अपनी ज़रूरतों का 2/3 ऊर्जा जो उत्पाद है वो खाड़ी से भारत खरीदता है। इसके बाद बात स्विट्जरलैंड की करें तो NSG की सदस्यता के मुद्दे पर बात स्विट्जरलैंड से हुई। NSG में भारत की सदस्यता का समर्थक स्विट्जरलैंड बना है, जिसको इस दौरे की उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। भारत व्यापार में 5वां सबसे बड़ा सहयोगी है स्विट्जरलैंड भारत के साथ, और भारत में निवेश के मामले पर स्विट्जरलैंड 11वें मामले पर है, 11वें नंबर पर है। वॉशिंगटन में अमेरिकी सीनेट को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिकी सीनेट को संबोधित करने वाले 5वें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वॉशिंगटन से लौटते हुए PM का मैक्सिको दौरा होगा। मैक्सिको पर भी नजरें रहेंगी। 1986 के बाद से दोनों देशों के बीच कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई है। ये 1986 के बाद यानी लगभग 30 साल के बाद ये प्रक्रिया की शुरुआत होगी। अफगानिस्तान को थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करें तो 5 देशों की यात्रा का पहला पड़ाव अफगानिस्तान ही रहा। 6 महीने में दूसरी बार अफगानिस्तान पहुंचे प्रधानमंत्री, और इसका काफ़ी कुछ मतलब था। यहाँ पर हेरात बांध का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, जिसका हमने आपको बताया कि 75,000 हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई होगी इस बांध के बाद से। और कई दशकों से इस बांध पर निर्माण चल रहा था, काम चल रहा था। तालिबान की धमकियां मिल रही थीं, उसके बाद भी काम जारी था। और 5 देशों की यात्रा का पहला पड़ाव अफगानिस्तान ही था। अफगानिस्तान की इस यात्रा का काफ़ी कुछ मतलब था, ईरान के संदर्भ में, चाबहार के संदर्भ में, पाकिस्तान के संदर्भ में। उसके बाद बात कतर की, जहां प्रधानमंत्री ने बताया कि 23 बंदियों को रिहा किया है। वहां के अमीर ने लगभग 6 लाख से ज़्यादा जो कामगार हैं उनकी सुरक्षा का भरोसा दिया। हवाला लेन देन के मुद्दे पर सहमति बनी। आतंकी गतिविधियों की सूचनाओं के लेन देन पर भी करार हुआ। इसके साथ साथ कतर की भूमिका इस लिहाज से अहम है कि 60% LNG की आपूर्ति कतर से होती है। कुल मिलाकर 7 करार पर दस्तखत हुए दोनों मुल्कों के बीच, और रणनीतिक निवेश बढ़ाने पर फैसला हुआ है, सहमति बनी है। खाड़ी क्षेत्र में भारत का एक अहम व्यापार भागीदार कतर रहा है। 2014-15 में दोनों देशों ने करीब $15 अरब का कारोबार किया है। 2022 में कतर में हो रहे फीफा कप पर भी भारतीय कंपनियों की खासकर नज़र है, हिस्सेदारी है। NSG में भारत के प्रवेश पर स्विट्जरलैंड में हामी हुई है। NSG में भारत के प्रवेश के खिलाफ पहले स्विट्जरलैंड था, लेकिन अब रजामंदी है। यही एक उपलब्धि है। कर चोरी का मुकाबला हमारी साझी प्राथमिकता है, प्रधानमंत्री ने ये बात स्विट्जरलैंड में कही। कर नियमों का उल्लंघन करने वालों की सूचना के लेन देन पर राजी हुआ है स्विट्जरलैंड। दुनिया भर में बढ़ रही भारत की साख, ये बात प्रधानमंत्री ने स्विट्जरलैंड में कही। और उन्होंने जिक्र किया हिंगिस के, सानिया और पेस के साथ साझेदारी का। राष्ट्रपति जोहान स्नीडर के सामने काले धन का मुद्दा उठा। स्विट्जरलैंड की बात होते ही काले धन की बात होती है, लिहाजा स्विस राष्ट्रपति ने काले धन के मामले पर भारत का सहयोग देने की बात कही है। 14 जून को भारत आएंगे अंतर्राष्ट्रीय वित्त सचिव। व्यापार के मामले में स्विट्जरलैंड 5वां सबसे बड़ा सहयोगी। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में थिंक टैंक के सदस्यों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। 2 साल में 4 बार अमेरिका की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी और ओबामा के बीच 6 मुलाकातें हुई हैं। ये 7वीं मुलाकात है जो इस वक्त हो रही है। वहाँ के स्मारक पर जाकर गुमनाम सैनिकों को प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी। कोलंबिया अंतरिक्ष यान हादसे के मृतकों को प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी, और इस मौके पर सुनीता विलियम्स से मुलाकात हुई। कल्पना चावला के परिवार से भी मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चोरी से अमेरिका ले जाई गई भारतीय कलाकृतियों को वापस करने पर सहमति बनी है। $10 करोड़ कीमत बताई जा रही है इन 200 दुर्लभ प्राचीन मूर्तियों
मूर्तियों की जो अमेरिका अब लौटाएगा। इन सब के बीच सबसे अहम खबर वो ये कि अमेरिकी सीनेट को संबोधित करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और 5वें भारतीय प्रधानमंत्री होंगे इस तरीके की संबोधन करने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर। इसके बाद रुख होगा मैक्सिको का। 1986 के बाद भारत मैक्सिको के बीच में द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई है। 30 साल बाद इसकी शुरुआत है। 2012 में G20 सम्मेलन में भाग लेने गए थे मनमोहन सिंह, द्विपक्षीय बातचीत नहीं थी। एनएसजी में भारत के प्रवेश का मैक्सिको भी विरोधी रहा है, और दूसरी तरफ मैक्सिको के कच्चे तेल का तीसरा बड़ा आयातक भारत है। तो ये कुछ स्थितियां हैं उन तमाम देशों के लिहाज से जिन देशों का रुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सुरेंद्र जी, बात अमेरिका की सबसे पहले, अब से कुछ देर बाद हो सकता है जो जॉइंट स्टेटमेंट है या जो बातें हैं वो सामने आएँ। कितनी महत्वपूर्ण ये मुलाकात जो चल रही है नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा के बीच? देखिए, विदेश नीति में, विदेश में जो रिश्ते होते हैं, कोई भी चीज़ अचानक नहीं शुरू होती, एवोल्यूशन होता चलता है। अब ये सिम्बोलिज्म ज़्यादा है कि ये 6 बार मिल चुके हैं, 7वीं बार मिल चुके हैं। इसकी सिम्बोलिज्म है कि इतने प्रगाढ़ रिश्ते बन गए हैं कि आपके प्रधानमंत्री जो हैं 2 साल में 4 बार जा रहे हैं, और तो आपके राष्ट्रपति जो हैं एक दूसरे से 7 बार में, पहले कभी हुआ नहीं। तो क्या ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि 2 साल में भारत अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री? पहले ये कभी नहीं हुआ कि आपका प्रेसिडेंट यूएसए के जो है 2 टर्म में 2 बार इंडिया आए। क्लिंटन साहब जो है 21 साल बाद आने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। यहाँ पे आप 2 साल के अंदर 2 आ रहे हैं। सितंबर वहाँ पे गए थे मोदी साहब 14 में जी, उसके बाद जो है फिर मिले। तो आप देख रहे हैं कि इससे एक तो संकेत जाता है दूसरे देशों को कि इंडिया और यूएसए पास आ रहे हैं। दूसरा, यूएसए में जो एक बाई पार्टीजन सपोर्ट है, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे डेमोक्रेट पार्टी हो, दोनों ही पार्टियां और दोनों ही पार्टियों के जो राष्ट्रपति पहले रह चुके हैं वो हिंदुस्तान से अच्छे बेहतर रिश्ते बनाना चाहते हैं। आप देखिए, ओबामा साहब तो 8 साल से हैं, मोदी साहब 2 साल से हैं, तो रिश्ते तो ओबामा के 6 साल पहले भी चल रहे थे। ठीक है। आपका न्यूक्लियर डील साइन हुआ था जॉर्ज बुश के जमाने में, वो रिपब्लिकन पार्टी के थे जी, पर ओबामा ने उसको बंद तो नहीं किया। तो पार्टी बदलती रहती है, पर उसके जो उद्देश्य ये है कि भारत ऐसी स्थिति में है कि जहां भारत के साथ दोस्ती रखना यूएसए को लगता है कि उनके हित में है, उनके हित में है, उनके हित में। उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री को भी, खास करके मोदी साहब को लगता है कि भारत का जो उनका डेवलपमेंट एजेंडा है, जो डोमेस्टिक एजेंडा है, उसके लिए बेहतर रिश्ते बनाना बहुत जरूरी है यूएसए के साथ में। ठीक है। जो टेक्नोलॉजी वहां से मिल सकती है, जो बहुत चीज मिल सकती है, वो कहीं नहीं मिल सकती। टेक्नोलॉजी, दूसरा, इसका इंटरनेशनल जो रेमिफिकेशन है कि जब आपके साथ रिश्ते यूएसए से अच्छे होते हैं, तमाम दूसरी कंट्री जो, चाहे वो जापान हो, चाहे जो साउथ कोरिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है कि उसका रिश्ते बनते हैं। दूसरा, जियोस्ट्रेटिक रिलेशन से आपके, अब बात करें न करें, चाइना जो हर समय हर डिस्कशन में पीछे रहता है। तो चाइना में जो कुछ हो रहा है या चाइना जो कुछ कर रहा है, चाइना जो कुछ करना चाहता है, उसके लिए जो रणनीति जो है एशिया पैसिफिक रीजन में या साउथ चाइना सी में बात करिए, उसके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो समझता हूँ कि चाहे वो ओबामा साहब को कुछ महीने बाकी बचे हैं, 6 महीने बचे हैं, और वहाँ के राष्ट्रपति आखिरी दिन तक राष्ट्रपति है जो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। हाँ। और वो एक जो मोमेंटम बना है रिश्तों का, उस मोमेंटम को बरकरार रखा जाए। उसकी जितनी भी उनके पब्लिक ओपिनियन में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके कांग्रेस में, सेनेट में, इसको जितना भी अंडरलाइन किया जाए, वो हमारे आगे के दिनों में महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी पहल है, जाना चाहिए था, उनको बुलाया गया, इसका बहुत स्वागत करते हैं। अभी मैं वहाँ पे सुन रहा था दूसरे चैनल में कि एक साइन हो गया आपका मिसाइल कट ऑफ वाला। हाँ, तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, तकनीक के स्तर बहुत बड़ा मतलब महत्वपूर्ण स्टेप है। लगता है कि इसके बहाने आगे एनएसजी के प्रवेश में भी कुछ जो है संभावनाएं बढ़ेंगी। जगदीश सर, जो कुछ खबरें आ रही हैं अलग अलग एजेंसीज के जरिए और न्यूज़ चैनल्स के जरिए, उसमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद दिया है बराक ओबामा का कि आपने यहाँ हमें आमंत्रित किया और हम यहाँ आपकी संसद को संबोधित कर रहे हैं। बराक ओबामा ने भी धन्यवाद दिया है नरेंद्र मोदी का, और एक सहमति बनी है कि न्यूक्लियर सिविल कॉपरेशन पर आगे बढ़ा जाएगा बातचीत के स्तर पर। और साथ ही साथ कुछ और भी मुद्दे हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है, बताया जा रहा है। और प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर वो 800 मिलियन भारतीयों की जो बात है, जो एक वर्क फोर्स है, एक युवा भारत है, उसकी बात भी की है जिसकी उम्र 35 साल से कम है। कुछ देर में चीज़ें वीडियो के जरिए भी सामने आएंगी, लेकिन इन तमाम बातों का क्या कुछ मतलब, वही बातें जिनका हम जिक्र कर रहे थे, खासकर न्यूक्लियर के मुद्दे पर सहमति।
निश्चित रूप से जो कमर्शियल उसका जो यूज़ है जी व्यापारिक यूज़ की अभी हालत में नहीं है, और अगर इसमें हो जाता है, उसका एक फ्रेमवर्क, ब्रॉड फ्रेमवर्क बन जाता है, तो हो सकता है कि अगला यूएस एडमिनिस्ट्रेशन उस पर फाइनल मुहर लगाए। लेकिन एक फ्रेमवर्क बन सकता है क्योंकि उसका जैसा कि ग्राउंड वर्क लगभग हो चुका है। तो फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, देखिए अभी अमेरिका, भारत जो है वो अमेरिका से सबसे ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता है। पहले हम रूस से खरीदते थे, इस समय हम रक्षा उपकरण सबसे अधिक मात्रा में और मुद्रा में हम अमेरिका से खरीदते हैं। इसको लेके पाकिस्तान में भी कुछ हलचल है, चीन में भी हलचल है। सऊदी अरब के बाद हम दूसरे सबसे बड़े खरीदार हैं अमेरिकी रक्षा उपकरणों के। आगे निकल गए तो आगे निकल जाएंगे। तो ये अगर रक्षा और फिर हम जो मेक इन इंडिया मोदी जी का जिस पर जोर है, और वो घरेलू जो रक्षा उत्पादक कंपनियां हैं, जिसमें निजी कंपनियों को भी अब कुछ में आमंत्रित किया गया है, उसको वो बढ़ाना चाहते हैं। और सरकार, जो रक्षा मंत्रालय और मोदी सरकार का लक्ष्य यह है कि 2027 तक लगभग 150 अरब के आसपास का इन्वेस्टमेंट ये डिफेंस प्रोडक्शन में करें। मेक इन इंडिया का एक बड़ा पार्ट है बिल्कुल डिफेंस सेक्टर उत्पादन। ठीक बात। तो अमेरिकी टेक्नोलॉजी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें जो इस बातचीत में एक मेरा ख्याल है उनके जॉइंट स्टेटमेंट में कुछ तो जरूर उल्लेख होगा कि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जिस पर अमेरिकी कंपनियों को और दूसरे अमेरिकी प्रशासन को भी बड़ी आपत्ति रही, कुछ थिंक टैंक बड़ा आपत्ति करते रहे हैं इस पर, मुझे लगता है अगर इस पर कोई बात हो जाती है तो भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। सुरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहें? मैं कह रहा था डिफेंस के रिलेशन जो है आयात निर्यात के अलावा, आप देखिए उनके डिफेंस सेक्रेटरी जी मिस्टर कार्टर 1 साल में हिंदुस्तान 2 बार आए हैं। पहले कभी 10-10 साल तक नहीं, 1 साल में 2 बार क्यों आएंगे? तस्वीरें हम दर्शकों को बता दें, देख रहे हैं, बराक ओबामा की तस्वीर है और साथ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बातचीत खत्म हो चुकी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है और दोस्ती को लेकर बात कहीं ज़्यादा है। दोनों राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के द्वारा, मुखियाओं के द्वारा जिस तरीके के संबंध रहे हैं, सुनने की भी कोशिश करते हैं क्या कुछ कह रहे हैं बराक ओबामा। Natural that the United States and India have deepened and broadened our partnership across a whole range of issues. दो बड़े देश जो गणतंत्र हैं, उनका आपस में इस तरह से रहना और उनका आपस में महत्व उठाना बहुत स्वाभाविक है। In Paris, the joining of forces between India and the United States helped forge a historic agreement that can effectively deal climate change, and we discussed how we can, as quickly as possible, bring the Paris Agreement into force, how we can make sure that the climate financing that's necessary for India to be able to embark on the bold vision for solar energy and clean energy that President Modi has laid out can be accomplished. And the agreements memorandum that we reached, I think, reflect the seriousness with which both of us take the climate change. पेरिस समझौते में जो हमने ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, उससे यही पता चलता है कि किस तरह से हम अपने जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा पर हम ध्यान दे रहे हैं, और इससे पता चलता है कि किस तरह से दोनों देश इस बारे में बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से इसे ले रहे हैं। We discussed, in addition, the progress that we've made around civil nuclear energy, and I indicated our support for India becoming part of the Nuclear Suppliers Group, the abilities for technologies that are critical to India's development and prosperity being available, and we also discussed in that same context our important work together around non-proliferation of nuclear materials and technologies that could end up falling into the wrong hands. And I very much appreciated the Prime Minister's very effective interventions and participation in our nuclear security summit. हमने इस बारे में बातचीत की कि किस तरह से हम नागरिक परमाणु वाणिज्यिक करार पर बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, और किस तरह से भारत इसमें विकासशील हो सकता है और इसे और अधिक संपन्नता दे सकता है।
ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और हम चाहते हैं कि परमाणु प्रसार विरोध का जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने हमें साथ दिया है इस पर हम और आगे काम कर सकें और दोनों देश मिल करके इसमें आगे बढ़ सकें. Of course, the key priority for both of us is how to promote economic prosperity and technologies that could end up falling into the wrong hands. And I very much appreciated the Prime Minister's very effective interventions and participation in our nuclear security summit. हमने इस बारे में बातचीत की कि किस तरह से हम नागरिक परमाणु वाणिज्य करार पर बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और किस तरह से भारत इसमें विकासशील हो सकता है और इसे और अधिक संपन्नता दे सकता है. ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और हम चाहते हैं कि परमाणु प्रसार विरोध का जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने हमें साथ दिया है इस पर हम और आगे काम कर सकें और दोनों देश मिल करके इसमें आगे बढ़ सकें. Of course, the key priority for both of us is how to promote economic prosperity and opportunity and poverty alleviation for our people. And we continue to discuss a wide range of areas where we can cooperate more effectively in order to promote jobs, promote investment, promote trade, and promote greater opportunities for our people, particularly young people in both of our countries. हम दोनों देशों के लिए जो आर्थिक बढ़ोतरी है सबसे बड़ी वरीयता है. गरीबी उन्मूलन उसके बाद बहुत बड़ा हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर हम दोनों काम करना चाहते हैं. इसके अलावा हमने बहुत से अन्य वृहद क्षेत्रों में बातचीत की है किस तरह से और नौकरियां जुटाई जाएं और अधिक निवेश किया जाए और अधिक प्रसार किया जाए और व्यापार को अधिक बढ़ोतरी दी जाए. इस तरह के मुद्दों पर हमने बातचीत की है. नागरिकों के लिए नए नौकरियों के लिए और अधिक अवसर दिलाए जाएं. And we discussed both towards the end of our meeting as well as intend to discuss during our lunch meeting important regional security because India and the United States have a shared vision of peace, of democracy, of countries resolving conflicts diplomatically rather than through war. And when we work together on the international stage, we can make significant progress not only on traditional security challenges, but also new security challenges like cybersecurity that are going to be increasingly important in the 21st century. इसके अलावा हम लोग बातचीत कर रहे हैं क्षेत्रीय मुद्दों पर भी और किस तरह से हम दोनों देशों की एक ही साथ सुलझाया जा सके. हम दोनों देश इसमें इकट्ठे काम करना चाहते हैं खास करके साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी और इन मुद्दों पर हम आगे काम करते रहेंगे. So again, I want to thank my friend Prime Minister Modi for his leadership. I know that whenever he visits, it is a source of great pride and excitement, not only for the people of India, but the remarkable Indian American community here in the United States that are a symbol and a testament of the deep bonds of friendship and family that exist between our two countries. मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत अधिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें इतना अच्छा एक नेतृत्व दिया है और इसमें एक नया उत्साह और एक बड़ी गौरव की बात है हम सबके लिए. और मैं चाहता हूं कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आते हैं अमेरिका में न सिर्फ भारतीय मूल के लोगों के लिए बल्कि अमेरिका के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा उत्साह यहाँ पर देखने को मिलता है और यह एक चिन्ह है हमारी गहरी दोस्ती का और हमारे दोनों देशों के बीच में बढ़ती हुई मैत्री का. मैं राष्ट्रपति और मेरे परम मित्र ओबामा का बहुत बहुत आभारी हूँ कि फिर एक बार हमें आज मिलने का अवसर मिला है. मैं कांग्रेस का भी बहुत आभारी हूँ कि मुझे कांग्रेस को संबोधित करने के लिए निमंत्रित किया गया है. आज हमारी जो बातचीत हुई है कई विषयों पर हमने बातचीत की है लेकिन डिप्लोमेटिक दृष्टि से उसकी जितनी ताकत है उतनी उसकी दोस्ताना स्वरूप में भी ताकत है. I too would like to thank my very close friend, President Obama, for this meeting today. We are meeting once again, and I'm also grateful to the Congress of the United States
for inviting me and giving me the opportunity to address them tomorrow. We've had a discussion on a range of issues, and I think it's not just the diplomatic strength of these discussions, but also the friendliness, the strength that comes out of that is very important. सामान्यतः अमेरिका और भारत के संबंधों की चर्चा होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन पिछले 2 साल में हमने देखा है कि भारत और अमेरिका, न सिर्फ अमेरिका और भारत के लिए, लेकिन वैश्विक दृष्टि से भी कई विषयों पर कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया है। चाहे न्यूक्लियर सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग की चिंता हो, चाहे टेररिज्म की चिंता हो, चाहे पेरिस एग्रीमेंट में इनिशिएटिव लेने की बात हो, हमने कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया है। और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हम 2 मित्र के रूप में भी और 2 देश के भी रूप में इस लीगेसी के लिए गर्व करते हैं, और इस लीगेसी को आगे बढ़ाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के हम काम करते रहेंगे। Of course, India and the United States have been working together, and we will continue to do so. But what we have seen over the last 2 years is that India and the United States have been cooperating on issues that are of global concern. And we've been working shoulder to shoulder to achieve results that are of benefit to the entire world, whether we're talking about nuclear security, global warming, the concerns of terrorism, the Paris Agreement, the initiative that was taken there. We have been working shoulder to shoulder, and I feel proud that we are not just 2 friends and 2 countries that are working together. We are proud of the leadership role that we have taken on, and we will continue to do so. आज की हमारी बातचीत में हमारे आर्थिक संबंधों को और नई ऊंचाइयों पर ले जाना, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट करना, एनर्जी के सेक्टर में, क्लीन एनर्जी में फाइनेंस की बातों को और आगे बढ़ाना, साइबर सिक्योरिटी के लिए चिंता करना, इंटरनेट नेटवर्क में भारत भी इक्वली पार्टनर कैसे बने, उस दिशा में हमने कई विषयों पर बातचीत की है। Today we've had a discussion, as I said, on a range of issues. We've spoken about taking our economic relationship to new heights. We've talked about technical support. We have spoken about the energy sector, about funding, financing for clean energy. We've spoken about cybersecurity and the fact that India also needs a role as far as the internet is concerned. So these are all a range of issues that we've had very good discussions on. भारत एक युवा देश है, 800 मिलियन पॉपुलेशन बिलो 35 एज ग्रुप से है। भारत के टैलेंट का अमेरिका भली भांति परिचित है। हमारा यूथ पावर, हमारा टैलेंट पावर अमेरिका के साथ मिल करके हम इस शक्ति को मानव कल्याण के लिए कैसे काम कर सकते हैं, नए इनोवेशन के लिए कैसे काम कर सकते हैं, और हम नई प्रगति की ऊंचाइयों को कैसे पार कर सकें, उस दिशा में भी हम साथ साथ चलने की दिशा में आज सोच की सबसे तेज गति से चलने वाली आर्थिक व्यवस्था के रूप में अपनी जगह बनाई है। भारत और अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। हम दोनों देश जितना मिलकर के काम कर पाएंगे, जितने अधिक दायरे में काम कर पाएंगे, नए नए क्षेत्रों में हम सब साथ मिलकर प्रवेश कर पाएंगे। विश्व के कल्याण के जो भी हमारे सपने हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को मदद करने के जो हमारे सपने हैं, उन सब में हम काफी कुछ परिणाम दे सकते हैं। India has made a name for itself as the fastest growing economy in the world. And India and the United States are also the world's biggest democracies. Both countries need to widen their cooperation, the scope of their cooperation, find new areas to cooperate in that would assist in finding solutions for the world, but also for the developing nations of the world. हम सितंबर में फिर से G20 समिट में मिलेंगे। तब तक मैं मानता हूं कि कई विषयों पर हम आगे बढ़ेंगे। क्लाइमेट जस्टिस का जो हमारा सपना है, उसको पूरा करने में हम सफल होंगे। We will meet again at the G20 summit, and by that time I expect that we would have moved forward on several issues. Climate justice is also an issue that we will be taking up. NPCR हो,
न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप हो, इन सब में हमारे मित्र ओबामा ने मुझे जो मदद की है, हमेशा हमारा समर्थन किया है, इसके लिए भी मैं हमेशा हमेशा उनका आभारी रहूँगा। We also have the NPCR, we have the Nuclear Suppliers Group, and the help and support that my friend President Obama has extended is something that I will always cherish and remember. फिर एक बार बहुत बहुत आभार। Once again, I'd like to thank you very much. Thank you, Paul. Sir, when will you endorse Secretary Clinton? Thank you, Paul. Sir, when will you endorse Secretary Clinton? Thank you. Mr. President, Why not? Thank you, Paul. Mr. President, are you going to Thank visit you. Taj Mahal? तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा दोनों ने संबोधित किया, बताया कि किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति हुई है, किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसमें आर्थिक संबंध है, उसमें टेक्नोलॉजी सपोर्ट है, तकनीक के स्तर पर सहायता है, उसमें ऊर्जा के क्षेत्र को लेकर दोनों मुल्क आगे बढ़े हैं। साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा है। भारत जहां पर 800 मिलियन युवा शक्ति हैं जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम है, वो अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने को तैयार हैं। भरोसा दिलाया कि G20 में फिर मुलाकात होगी बराक ओबामा से। राष्ट्रपति के तौर पर ओबामा की वो एक और मुलाकात होगी जो हम चर्चा अभी कर रहे थे। इन सब के बीच धन्यवाद दिया बराक ओबामा को और धन्यवाद दिया कांग्रेस को भी, यानी अमेरिकी संसद को भी, जहां वो संबोधित करेंगे कल भारतीय समयानुसार। सुरेंद्र जी, इस समझौते को किस तरीके से आप देखते हैं सर, जो बातें अभी दोनों देखिए बहुत पॉजिटिव है, सकारात्मक है। एम्फेसिस किस बात में है? कंधे से कंधा लगा, हर चीज कितने बार रिपीट किया, ठीक बात करेंगे, आगे करते रहेंगे। तो ये जो को वो जानते हैं ओबामा जी के अभी जो कुछ महीने बाकी बचे हैं, सरकार के रिश्ते तो बनेंगे, देशों के रिश्ते चलेंगे, तो कंधे से कंधा मिला करके एक माहौल क्रिएट करना कि हमें यूएसए के साथ में काम करना है। ठीक है, मैं बहुत से मुद्दे आपने गिनाए। हाँ। एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ, देखिए क्लाइमेट चेंज का जो COP21 एग्रीमेंट पेरिस में हुआ था, 190 कंट्री उसमें आए। ओबामा को पहले वहां जाने से पहले भी मोदी साहब ने कहा था इशू ऑफ क्लाइमेट जस्टिस। आज आपने देखा क्लाइमेट जस्टिस, ही हैज एडेड वर्ड क्लाइमेट बिकॉज़ दैट ही हैज नॉट फॉरगॉटन। COP पेरिस के बाद क्लाइमेट जस्टिस का जो उनका आइडिया है वो उन्होंने हटा नहीं दिया। वो मौका देख करके वो क्लाइमेट जस्टिस जो है, हमारे जैसे देश हैं जो आज आप लोग ब्लेम करते पॉल्यूट कर रहे हैं, आप कितना पॉल्यूट कर चुके हैं, हम लोग कैसे अपने कोल को, जो भी हमारे दूसरे साधनों को, तो उनको रिमाइंड किया है कि डेवलपिंग कंट्रीज की जो जरूरतें हैं और जो इनजस्टिस उनके साथ हुई है उसको भुलाया नहीं जा सकता है, एग्रीमेंट ठीक करना चाहिए। ठीक है अनिल सर, आप कैसे देखते हैं सर इस जॉइंट स्टेटमेंट में कुछ खास बातें? देखिए, एक तो जो अभी सुरेंद्र जी ने कहा, सबसे बड़ा तो दोस्ताना जो बात करते हैं और बराबरी के स्तर पर जब आप कंधे से कंधा मिलाने की बात करते हैं तो मोदी का एक आत्मविश्वास है। बार बार वो जैसे ओबामा से बात करते हैं, ठीक है, मतलब वो विकसित और विकासशील के बीच का अंतर नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस है और एक बराबरी का भाव है। और जो मुझे बहुत अच्छी बात लगती है उनकी, हमेशा जब भी वो बात करते हैं, इससे पहले हम लोग जनसंख्या बोझ है, भारत का कैसे होगा, ये सब प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं कहा कि जनसंख्या हमारे लिए अभिशाप है। उन्होंने उल्टा इसको एक हमारे लिए पूंजी बताया कि 800 मिलियन जो हमारी युवा शक्ति है वो देश को आगे ले जाएगी। ये उत्साह का संचार करना, अन्यथा निराशाजनक बातें लोग करते रहे। तो मुझे लगता है जो नेता है उसका जो विश्वास है, उसका जो आत्मविश्वास है, उसका जो उत्साह है और उसकी जो कार्यशैली है और इच्छा शक्ति है, ये सब पूरी दुनिया में आज, भारत में आप उनकी आलोचना कर सकते हैं, हमारा अपना लोकतंत्र, अपना तरीका, लेकिन वैश्विक स्तर पर हर कोई जो मोदी के विरोधी है वो भी मानते हैं कि सारी दुनिया में भारत की जो धाक और शान और साख मोदी ने बढ़ाई है, मुझे लगता है इससे पहले पिछले 20-30 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ। उपासनी सर, जिसका जिक्र अभी सुरेंद्र कुमार जी ने किया वो ये कि नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा के भी जिस तरीके की बातचीत के ढंग से कुछ चीजें नजर आती हैं, कंधे से कंधा मिलाने की बात हो या फिर एक दूसरे को दोस्त के तौर पर बार बार संबोधन करने की बात हो, इनका भी कुछ मतलब होता है सर? क्योंकि निश्चित रूप से देखिए पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच जिस तरह से संबंध लगातार प्रगाढ़ होते गए हैं, मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी और ओबामा की इन मुलाकातों में वो संबंधों की प्रगाढ़ता चरम पर है। और जो कंधे से कंधा तभी मिलाकर चला जाता है जब दोनों बराबरी पर खड़े हों। ठीक है, आपने ओबामा का उद्बोधन सुना, उसमें कहा कि हम दोनों मजबूत लोकतंत्र हैं, बिल्कुल, और हमारी दोस्ती और हमारे सहयोग से दुनिया के विकासशील देशों को उभरने में मदद मिलेगी। ठीक बात है। तो अगर एक अमेरिका का राष्ट्रपति आप
को एक मजबूत लोकतंत्र के नाते अपने बराबरी का दर्जा देकर ये कह रहा है कि हम दूसरे कमज़ोर देशों को उत्थान में, उनके विकास में मदद करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लिगेसी को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी ओबामा के बाद भी ये चलता रहेगा सिलसिला। ठीक बात है। तो ये कहने की बातें नहीं होती, ये संकेतों में भले ही शब्दों में कही जाती हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी कसरत होती है, बहुत सारा काम किया हुआ होता है। बिल्कुल। सुरेंद्र जी, आप थोड़ा बेहतर तरीके से बता पाएंगे उस कसरत को भी जो इस मुलाकात से पहले और इसके बाद चाहता हूं। सिस्को के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मिस्टर जॉन चैम्बर्स, उन्होंने कहा है नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट मस्ट बी लाइक इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आई हैव नेवर हर्ड एनी अमेरिकन। ये सिस्को के प्रमुख बयान दे, अद्भुत बात, अद्भुत बात। वो कहते हैं कि हमारा यूएस प्रेसिडेंट जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा होना चाहिए। ऐसी बात है, आप पहले कभी नहीं सुनी होगी। ठीक है। नहीं, जो मैंने पहले कहा था, लेकिन इन 2 वर्षों में भारत अमेरिका संबंध, बराक ओबामा का यहाँ आना, 26 जनवरी की परेड में मुख्य अतिथि बनना, दोनों साथ साथ रेडियो पर मन की बात करें, वो सब बहुत ठीक है। 2 चीज मान के चलिए, हमें किसी चीज अतिशयोक्ति नहीं करनी चाहिए और सिंबोलिज्म को जुटलाना नहीं चाहिए। जो कुछ हुआ वो सिंबोलिज्म है, पर यह मानना चाहिए कि विदेश नीति में विदेश के साथ जो रिश्ते होते हैं उनमें कभी भी एकदम उछाल नहीं आता। ये इवोल्यूशन है, एक कंटिन्यूएशन है। आप देखिए, जॉर्ज बुश ने न्यूक्लियर डील साइन किया था, वो रिपब्लिकन पार्टी के थे, ओबामा डेमोक्रेटिक के, अब कल्पना किस पार्टी के। वो कंटिन्यूएशन है। आप जो उसको बॉर्डन कर सकते हैं, थोड़ा स्लो हो सकता है, नुआंसेस हो सकती हैं, कुछ एम्फेसिस यहाँ पर, जो आपके जो ब्रॉड कॉन्सेंसस बन जाता है। जब मैंने कहा नहीं, वहाँ के देश वाले चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ रिश्ते अच्छे होने चाहिए जी, तो वो अच्छे करना चाहेंगे जो भी गवर्नमेंट आएगी। ओबामा साहब का आप जो 8 साल कार्यकाल देखे, शुरू में जब आए थे तो हम लोग क्या कहते थे, उनके रडार में इंडिया है ही नहीं, वो इंडिया को निर्देश नहीं करते। वो चाइना गए, उन्होंने कहा चाइना को साउथ एशिया में ज़्यादा अच्छा रोल करना चाहिए, हम लोग और नाराज थे। पर वही ओबामा, आप देखा देवयानी खोबरागढ़ के जमाने में कहा था हमारे रिश्ते बिल्कुल नीचे जा रहे थे, तो वही ओबामा जब इलेक्शन खत्म हुआ तो एकदम जो है उनका रुख बदल गया। देखा उन्होंने हमारे पास एक जो है ऐसा राष्ट्र है जिसको बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर मिला है, मेजोरिटी है, उनको 5 साल तक उनके साथ डील करना है, इकोनॉमी बढ़ रही है, तो सडनली आप जो है जैसी स्थिति बनती उसी के हिसाब से जो है अपना अप्रोच बढ़ाते हैं। पर यह कि दोनों देश आज ये मान के चलते हैं कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय माहौल बन रहा है, जिस तरह की समस्याएं हैं, चाहे वो चीन की वजह से हो, चाहे आईएस का जो टेररिज्म का जो आपका खतरा आ रहा है, लेकिन वो आतंकवाद को लेकर उतनी खुलकर बात सर सामने नहीं दिख पाई। क्या उसकी जरूरत थी, दिखना चाहिए था? देखिए, आतंकवाद का आई एम श्योर उनका जो कांग्रेस का जॉइंट सेशन बोलेंगे, आई एम श्योर वहां पे प्रधानमंत्री को वो एक पब्लिक वाली बात है, वो आतंकवाद किसी एक घर में बात करने वाली, तो सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है क्या होना चाहिए, बात करेंगे और मुद्दे आएंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत से लोग ये कहते थे कि डिफेंस की बात हो रही थी, डिफेंस के क्षेत्र में कुछ हमारी भी मजबूरियां हैं। हमारी वो चाहते हैं कि आप जो लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन कर लीजिए। उसका मतलब क्या होता है, आपकी एयरफोर्स को, नेवी को, आर्मी की बेसिस को वहाँ पे आपको जो है इजाजत दीजिए, वो चाहे जो है रेस्ट करने आए या रिफ्यूलिंग करने, उसके लिए उसके अपने इम्प्लीकेशंस हैं। हमारा पब्लिक ओपिनियन उसके तैयार नहीं है। हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर करेगा कल आप कहेंगे आपको बेच दिया, तो वो नहीं कर सकते। पर वो साइन करने से जो बहुत सी टेक्नोलॉजी अमेरिका वाले अभी देने को तैयार नहीं है, वो देने को राजी हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज बहुत बहुत बारीकी से दोनों देश वाले देखते हैं कहाँ किस हद तक जा सकते हैं। एक जानकार के तौर पर कोई एक पहलू आपको नजर आता हो जो शायद छूट गया, जिस पर चर्चा होनी थी, या ऐसा कुछ नहीं है? जो एजेंडा था और जिस तरीके की खबरें आ रही थी वो सारी चीजें छूट गई। देखिए, अभी जो जब पिछली बार जनवरी में आए थे 2015 में, वो जो जॉइंट विजन जो हुआ था एशिया पैसिफिक का जी, उसमें जिस तरह से क्लैरिटी के साथ कहा था हम ये करेंगे वो करेंगे, उसका इसमें अभी कोई रेफरेंस है नहीं। ठीक है, या तो दोनों राष्ट्र जो है मतलब कहते फूक फूक के जो चाइना को डायरेक्टली नहीं कहना चाहते, पर ये है कि सारे माहौल में चाइना इनडायरेक्टली प्रेजेंट रहता है कि वो हर चीज़ में आप कोई डिस्कस। मैं समझता हूँ कि शायद जॉइंट स्टेटमेंट में नहीं तो कांग्रेस में जब बोलेंगे प्रधानमंत्री जी, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो रेफरेंस जो है तो साउथ। अनिल जी, उम्मीद है कुछ अभी कल के लिए भी, मतलब भारतीय समय अनुसार कल के लिए भी अभी काफी कुछ है? हाँ, उम्मीद जब अभी सुरेंद्र जी ने कहा यूएस कांग्रेस में जब बोलेंगे तो एक तरह से वो नेशनल एड्रेस जैसा होगा, इंटरनेशनल एड्रेस होगा। ठीक बात है। तो उससे हमको उम्मीद रखनी ही चाहिए। और मुझे लगता है मोदी जी गंभीर व्यक्ति हैं, उन्होंने बिल्कुल सोच समझ के बचा के रखा जरूर होगा, क्योंकि कल भी उनको हेडलाइंस भी बनना है और चर्चा में भी पूरी दुनिया में रहना है। तो उसमें भी आतंकवाद जैसे पहलुओं को, आतंकवाद तो बड़ा मुद्दा है। आज सारी दुनिया आतंकवाद से जूझ रही है और हम भारत उसका सबसे ज्यादा त्रस्त है, और अमेरिका भी अब उससे बचा हुआ नहीं है, या दूसरे यूरोप के देश हैं। सबको जो मोदी जी हमेशा पहले भी उन्होंने यूनाइटेड
यूनाइटेड नेशंस में भी कहा था कि दो पैमाने आतंकवाद से निपटने के नहीं हो सकते। ठीक बात। पूरी दुनिया को इस पर एक जैसा सोचना पड़ेगा कि हम जब भुगतते हैं तो अलग नजरिया और आप जब भुगतते हैं तो अलग नजरिया। तो आतंकवाद पर एक वैश्विक जनमत तैयार करने में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनकी बड़ी भूमिका है और मुझे लगता है उस दिशा में सतत प्रयासरत हैं। एनर्जी को लेकर, खासकर न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर या मिसाइल की तकनीक में आगे बढ़ने को लेकर जिस तरीके की सहमति भारत और अमेरिका के बीच में बनी है, जो अभी दिखा है, इसका कुछ प्रभाव या इसको लेकर कुछ रिएक्शंस दुनिया की बाकी शक्तियों से दिख सकती हैं? क्या उसकी उम्मीद की जाए? कुछ हलचल की गुंजाइश है क्या? निश्चित रूप से ये जो खासतौर पे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है जिसमें भारत की सदस्यता निश्चित हो गई है। हाँ। अब देखिए, चीन अभी सदस्य नहीं है उसका, और भारत की अगर आपत्ति हो जाए तो चीन मेंबर नहीं बन सकता। ठीक है, ये स्थिति आज की तारीख में है। हाँ। तो आप लेन देन बराबरी का मामला लगभग हो जाएगा। एनर्जी और अगर मिसाइल आप करेंगे तो आपको हम उधर नहीं, एक तो ये आप पलड़ा इसलिए ये मोदी देखिए इतना बहुत ही टेक्निकली बहुत ही माने ये ऐसा कदम है कि मोदी आज सोमवार को, हमारे हिसाब से सोमवार को अमेरिका में मंगलवार को पहुंचे हैं, उनके हिसाब से सोमवार को पहुंचे, और जैसे ही वो अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने जा रहे थे लगभग तभी खबरें आ गई कि भारत की एंट्री उसमें पक्की हो गई। बहुत प्रेस्टिजियस अप्रसार ग्रुप है वो। ठीक है। अब ये एक बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। ठीक है, इसको लेकर चीन में हलचल होगी। चीन में हलचल है। देखिए, बात यह है कि एनर्जी इस समय भारत की प्राथमिकता में है। अमेरिका के जो जिन आतंकवाद और अमेरिका और भारत बहुत दिनों से सहयोग करके चल रहे हैं। हमने मुंबई हमलों के संबंध में हेडली की गवाही देखी है और जिस तरह से अमेरिका ने हमको सहयोग किया, FBI ने अपने चीजें भारत की एजेंसियों को साझा की है। आतंकवाद, साइबर सिक्योरिटी की जो बात वो कर रहे हैं उसका संबंध आतंकवाद से सीधे तौर पर है। अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी ने एक और बात कही जो शायद बहुत नोटिस नहीं की गई, कि जो इंटरनेट को कंट्रोल करने वाला रिजीम है उसमें वो भारत की से चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जिस पर अभी फेसबुक ने कोशिश की, मुहिम चलाई थी एक लिमिटेड इंटरनेट सर्विस देने की, तो मोदी तो उससे ऊपर जाने की बात कर रहे हैं। और अमेरिका में ये बहुत टिकलिश मामला है क्योंकि अमेरिकी कंपनियों की मोनोपोली है इंटरनेट पर, दुनिया भर का इंटरनेट उनकी काबू में है। ठीक बात। और भारत अगर, अब मोदी जी अगर उस पर प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित मानिए कि भारत की उसमें नियंत्रण में एंट्री होगी। सर्वर तक को लेकर सवाल लगातार उठते रहे हैं। चीन में कुछ हलचल की गुंजाइश जो जगदीश सर को दिखी, क्या रूस या पाकिस्तान के स्तर पर अलग अलग मुद्दों को लेकर कुछ आपको लगता है कि कुछ प्रतिक्रियाएं आएंगी? जरूर कुछ नेगेटिव आएगा, कमेंट देखेंगे आप, नेगेटिव आएगा। वो कहेंगे जो अमेरिका जो है इंडिया को करता है, इंडिया वाले तो ये कर रहे हैं, हमारे देश में बलूचिस्तान में तो एक्यूज करेंगे। एनर्जी को लेकर, रूस के संदर्भ में एनर्जी को लेकर या मिसाइल की तकनीक को लेकर, एनर्जी को लेकर के अमेरिका को पता है कि इंडिया जो है रूस को नकार नहीं सकता। हमारा चाहे बाहर जाकर के क्यों, सेंट्रल आप जो कंट्रीज में जाएंगे, रिपब्लिकन एनर्जी सोर्स तो वहाँ पे है, आप गल्फ कंट्री वहाँ को, जब आपकी इकोनॉमिक सैंक्शन थी ईरान में, तब भी अमेरिका मान गया था कि इंडिया को ईरान से लेना पड़ता है तो आपके लिए कुछ जो है रिडक्शन हो जाएगा, पर आप करते रहिए तो मानेंगे, रियलिटी मानते रहे। ये मान के चलना चाहिए कि देखिए भारत और यूएसए के जो रिश्ते हैं, हम लोग दीज आर नॉट व्हाट यू कॉल एक्सक्लूसिव। चीन का और अमेरिका के कितने भी भेद हों, कितने भी डिफरेंसेस हों, चीन आज यूएसए का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, कनाडा से भी ज़्यादा। बायोलेटरल 6,650 बिलियन डॉलर पर ईयर का ट्रेड है। जब का डिफरेंसेस हैं तो आप ये जो डिफरेंसेस चलते रहेंगे, पर आप कहें कि आप जो उनको किसी तरह से इतना नाराज कर दें कि आपके इकोनॉमिक रिलेशंस में बाधा है, वो कभी नहीं करें। ये ह्यूमन राइट की बात होती रहती है, अमेरिकन का लोग बात करते हैं वहाँ पे फ्रीडम नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, पर बात क्या है, आपके अमेरिका में इतने लोगों को जॉब मिल रहे हैं क्योंकि यूएसए की कंपनी जो है चाइना में आती। उसी तरह से आप बात करें जापान की, जापान के चीन के काफ़ी डिफरेंसेस हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, सालाना 450 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, जब रिश्ते खराब है तब। तो ये रियलिटीज और होती हैं कि आप लोग एक व्यापार विरोध को भुला देता है। आप इकोनॉमिक जो कंटेंट इतने इफेक्ट करते हैं डायरेक्टली, उसको आप एक तरह का अच्छा प्रभाव होता है कि उसको आप कभी क्राइसिस को प्रेसिपिटेट नहीं होने देते, कंटेन करते हैं उसको, मतलब ग्रोथ बढ़े नहीं तो करते हैं। अनिल सर, आप चूंकि आर्थिक मामलों को भी सर बेहतर समझते हैं, आर्थिक लिहाज से ही इस पूरी यात्रा को देखा जाए सीधे तौर? देखिए, आर्थिक लिहाज से भी मैंने कहा ना, सामरिक भी है और आर्थिक भी है। ठीक है, आज सारी दुनिया जब विकास की दौड़ में शामिल है तो अर्थशास्त्र जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हो गया है।
गरीबी से हम देश का विकास नहीं कर सकते। आर्थिक गतिविधियां आपको बढ़ानी पड़ेंगी और वैश्विक पूरा विश्व जो है एक समुदाय के तौर पर जहां हो गया है, आज इकोनॉमी कोई किसी देश की अपने सीमित नहीं हो सकती। तो ग्लोबल इकोनॉमी की जब बात है और आर्थिक शक्ति, जब आर्थिक विकास दर बढ़ेगी तो हम विकसित देश माने जाएंगे, तो ही हमारे देश में लोगों को रोजगार मिलेगा, तो ही हम महाशक्ति बनेंगे। तो आर्थिक जो कारोबार है, आर्थिक शक्ति है, आर्थिक साम्राज्य है, वो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है। और जो दो देशों के बीच में जो रिश्ते बनते हैं, जो सुरेंद्र जी ने भी कहा, उसमें जो आर्थिक रिश्ते हैं वो सचमुच में महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच भी रिश्ते सुधर सकते हैं अगर आवाजाही और कारोबार ये बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि लोग जो है आम आदमी सब कटुता ही चाहते हैं। तो आर्थिक रिश्ते जो हमारे सामान्य रिश्ते हैं उसमें भी एक मजबूती लाते हैं, एक धागा बनते हैं। लेकिन बराक ओबामा से मुलाकात अभी G20 में भी होनी है, तो मतलब ये जो दोस्ती है ये भी छूटने वाली नहीं है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पदों के बीच। कह रहे हैं दोस्त मित्र कह रहे हैं वो। पहली बार भी उन्होंने कहा था माय फ्रेंड ओबामा, और अभी भी उन्होंने कहा कि ये दो हमारी दोस्ती और देशों के संबंध की जो लिगेसी है ये आगे जाएगी, ये उन्होंने कहा था। आप आर्थिक मामलों का जिक्र कर रहे थे। देखिए, भारत के भी आर्थिक हित हैं और इस समय अमेरिका के आर्थिक हित भी हैं। अमेरिका मूलतः व्यापारी देश है। बिल्कुल। इस समय एशिया में चीन की जो अर्थव्यवस्था है उसमें थोड़ी मंदी है। ठीक बात। और भारत की अर्थव्यवस्था इस मंदी के दौर में भी 7.9 है, आगे है। तो अमेरिका के लिए फायदेमंद यह है कि वो एक तरह का और संतुलन बना के रखे कि एशिया में अगर एक महाशक्ति की अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है और दूसरी की उभर रही है तो उसके साथ अपनी दोस्ती को ज्यादा आगे बढ़ाए। ठीक है। तो मुझे लगता है ये भी एक कारण, आर्थिक कारण, जैसा सुरेंद्र जी कह रहे थे कि आर्थिक होता ही है, ज्यादा संकट को आगे नहीं बढ़ने देता जी। तो भारत और अमेरिका के रिश्तों में आर्थिक संबंध और आर्थिक व्यापार भी बहुत बड़ा मामला है। और ये जो मोदी जी की ये जो यात्रा है, ये जिसको लोग कह रहे हैं कि सिर्फ एनएसजी के लिए, ये ऐसे नहीं है, ये समग्र यात्रा है। ठीक है, सिर्फ एनएसजी तक फोकस रखना गलत है, नहीं है, और समग्रता में इसको देखा जाना चाहिए। ठीक है। मोदी पिछले 2 वर्षों से और शासन में है और ओबामा से और अमेरिकी प्रशासन से जितने भी समझौते या डीलिंग्स उनकी हुई है उन सबको वो एक समग्र रूप देना चाहते हैं और उसको एक ठोस रूप, ताकि आगे आने वाला जो भी लीडरशिप होगा वो उसको आगे बढ़ाए। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, इकोनॉमिक फील्ड में हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको पब्लिकली शायद नहीं कहेंगे। जैसे हमारे आईटी कंपनी को प्रॉब्लम है, ठीक है, फार्मा कंपनी को प्रॉब्लम है। देखिए, WTO में इंडिया जो 16 केसेज जो है अमेरिका के, इसका मतलब क्या, संरक्षणवाद को लेकर उनकी जो बातचीत होगी, ये मुद्दे जरूर उठेंगे, उनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। हमारी फार्म जहाँ रेनबैक्सी बड़ी कंपनी, हमारी रेनबैक्सी इंक्वायरी चल रही है, आपकी इंफोसिस बड़ी कंपनी इंक्वायरी कर रही है, टाटा कंसल्ट कंपनी जो ब्रांड नेम जो हमारे वर्ल्ड फेमस है वो यूएसए में यार काफी परेशानी उनको हो रही है। तो मुद्दे ये उठाए जाएंगे, पब्लिक भले नहीं आए, पर ये बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो उठने भी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी चल रही है, प्रचार प्रसार के स्तर पर ट्रंप साहब और हिलेरी के लिए इस यात्रा के कुछ मायने, कुछ मतलब? देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि इलेक्शन के टाइम में कोई कुछ भी कहे, जीतने के बाद आप कुर्सी बैठते हैं तो कुर्सी की कुछ ऐसी सीमाएं आती हैं कि आप जो है बिल्कुल फिट होके वैसी बात करने लगते। मैं ये मान के चलता हूँ, चाहे हिलेरी आए चाहे ट्रंप आए, हम कुछ बता नहीं सकते। जो भी बनेगा आज के दौर में, आज जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है, आज हमारी जो आर्थिक स्थिति, आज हमारा जो वजूद है, उसको देखते हुए कोई भी अमेरिकन राष्ट्रपति जो है हिंदुस्तान के साथ रिश्ते खराब करने के पक्ष में नहीं हो सकता। ठीक, और नागरिक के तौर पर ये हमारे लिए अच्छी बात है सर। निश्चित रूप से जो देश के हित में जो भी चीजें देश के नागरिकों के हित में है, वो नागरिकों से ही देश बनता है। बिल्कुल। और देश अगर विकास के रास्ते पर है, उसकी वैश्विक शक्ति, एक पहचान बढ़ रही है, तो इससे ज्यादा हमारे लिए गर्व करने की और क्या बात हो सकती है? ठीक बात है। तो सब कुछ अच्छा कुल मिलाकर उपासना सर। निश्चित रूप से अगर हिलेरी आती हैं तो ये जो चल रहा है ये संबंध चलते रहेंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर ट्रंप आते हैं तो इन संबंधों को गति शायद ज्यादा तेज होगी, क्योंकि आतंकवाद को लेकर वो बहुत सेंसिटिव बात है। ठीक है, वहाँ सहमति थोड़ा जल्दी बन जाए, बेहतर तरीके से बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का कार्यक्रम में समय निकालने के लिए, और इस यात्रा और इस संयुक्त वक्तव्य का क्या कुछ मतलब है भारत के संदर्भ में, ये दर्शकों को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी ये विशेष प्रस्तुति देखने के लिए। नमस्कार।